हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 6 to 8 में सोशल साइंस के लिए सॉल्व्ड पेपर और प्रैक्टिस बुक को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 3 के री एग्ज़ाम, टीआरई 3 के कैंसल्ड एग्ज़ाम और टीआरई 2 के सभी क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड के साथ सॉल्यूशन दिया हुआ है और साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 4 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। अगला प्रश्न है, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है। भारत के पूर्वी तट के किनारे पश्चिमी तट की तुलना में अधिक विस्तृत एवं चौड़ा है। इसका निर्माण विश्व के वृहत्तम डेल्टा जमावों द्वारा तटवर्ती मेखला के जलोढ़ आपूरण द्वारा होता है। इसका विस्तार कन्याकुमारी से उत्तर की ओर कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी के डेल्टा तक लगभग 1100 किलोमीटर की लंबाई और औसतन 120 किलोमीटर की चौड़ाई में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर
किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारंद मुख बनाती है। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। अगला प्रश्न है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन सी पंजाब हिमालय को माना जाता है, जबकि पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माजुली। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से है। इस नदी के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां बूढ़ी दिहांग और धनसरी है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेग, मानस व संकोस है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है और अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिल्का। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीट तथा बार तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, जिसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव इस प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कावेरी नदी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। कोरियोलिस बल पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी, पवन की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेघालय में।
विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में स्थित खासी पहाड़ी के मासिन राम नामक स्थान पर होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों द्वारा होती है। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होता है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। अगला प्रश्न है, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों के रूप में किया जाता है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में चंदन वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। यहाँ पर सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन, ऊंचे तथा स्तरीकृत होते हैं। यहाँ सभी पेड़ सदाबहारी होते हैं। यह एक विशेष मौसम में पत्तियां नहीं गिराते हैं। ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचान कमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा तथा पन्ना सम्मिलित हैं। भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 12 को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की मान्यता प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं तथा वैश्विक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक विकास एवं सतत विकास को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। इसमें सम्मिलित देशों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई योजना एजेंडा 21 स्वीकृत किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मिट्टी, हवा एवं कृषि नवीकरणीय संसाधन के रूप में है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीव इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन।
चिपको आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से हुआ। इसमें आंदोलनकर्ता पेड़ों से चिपककर उन्हें काटने से बचाते थे, इसीलिए इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदर लाल बहुगुणा थे। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। ये कथन सही नहीं है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के अंतर्गत जलाशयों का निर्माण, जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास को शामिल नहीं किया जाता, जबकि बहुउद्देशीय नदी परियोजना में बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया जाता है। यह नहर सिंचाई के विकास, जल विद्युत उत्पादन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन तथा घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए एक एकीकृत योजना है। भारत में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, टिहरी बांध परियोजना एवं सरदार सरोवर बांध परियोजनाएं इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है, जिससे मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। इस प्रकार राजस्थान राज्य में जल संरक्षण को खादीन और जोहड़ के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्य समूह शामिल है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों में जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। अगला प्रश्न है, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में खेती के आदिम रूप को अनेक नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में वेबर या दहिया, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरिया, आंध्र प्रदेश में पोड़ू अथवा पेंडा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खेल, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि है। मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका की झूम कृषि है। अगला प्रश्न है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिल्पा मध्य अमेरिका। मिल्पा मध्य अमेरिका में की जाने वाली झूम खेती है, जबकि वेनेजुएला में कोनुको, इंडोनेशिया में लदांग, मध्य अफ्रीका में मसोले, ब्राज़ील में रोका तथा वियतनाम में रे नामक झूम खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबा बुदन की पहाड़ियों पर। भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती बाबा बुदन पहाड़ी पर की गई थी। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, नमक, पोटास, सल्फर तथा बलुआ पत्थर गैर धात्विक खनिज श्रेणी से संबंधित है, जबकि लौह अयस्क, तांबा, चांदी, निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनम आदि धात्विक खनिज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त बिहार पाइराइट के भंडारण में भी अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के निकट पार्वती घाटी तथा लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है। ये कथन सही नहीं है। लौह एवं इस्पात उद्योग को प्रकाश उद्योग नहीं कहा जाता है। लौह एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग कहा जाता है, क्योंकि अन्य सभी भारे, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलचर और पोरबंदर। भारत में सिलचर और पोरबंदर स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, जबकि उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़े हुए हैं। ये गलियारे एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। अगला प्रश्न है, मिसमी, बरेल और लुसाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहाड़ियाँ। मिसमी, बरेल और लुसाई पहाड़ियाँ हैं। मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, बरेल पहाड़ी असम में, नागालैंड तथा मणिपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में तथा लुसाई पहाड़ी मिजोरम में अवस्थित है। दफला, मिरी और अबोर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीनतम चट्टानों में क्रमशः आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्य है। अगला प्रश्न है, असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4400 मीटर। असम हिमालय में जहां हिम रेखा की ऊंचाई लगभग 4400 मीटर या अधिक है, वहीं कश्मीर हिमालय में इसकी ऊंचाई 5100 मीटर से 5800 मीटर के बीच परिवर्तित होती रहती है। तिब्बत की तरफ शुष्कीकरण और आर्द्रता के अभाव के कारण हिम रेखा लगभग 900 मीटर ऊंची पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नंदी पहाड़ी, कर्नाटक। पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक के कोलार जनपद में स्थित नंदी पहाड़ी से होता है। गंडीकोंडा के निकट यह एक गहरा खड्ड बनाती है। इसकी सहायक नदियों में जयमंगली, कुंदेरु, सगिलेरु, चित्रावती, पापाशनी और चेरयेरु प्रमुख है। अगला प्रश्न है, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औसत सागर तल से 1524 मीटर। पश्चिमी हिमालय के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा सागर तल से 1524 मीटर तक है। हिमालय में 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट के वृक्ष पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती उन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ज्वारी वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल और गुजरात। भारत में सर्वाधिक ज्वारी वन क्षेत्र वाले राज्य पश्चिम बंगाल और गुजरात है। ज्वारी वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल में। महाभारत लेख नामक पर्वत नेपाल में स्थित है। हिमालय की कुछ ऊंचे शिखर हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कंचनजंगा भारत में है। मकालू और धौलागिरी दोनों ही नेपाल में हैं। अगला प्रश्न है, आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्व के रूप में लिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में भूगर्भिक संरचना, भौतिक आकृति, अवस्थिति को लिया है। इस आधार पर उन्होंने भारत को 4 वृहत, 28 मध्यम, 67 प्रथम क्रमीय, 192 द्वितीय क्रमी और 484 तृतीय क्रमी प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास किया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।